हाय गाइस, तो अब हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, रुको, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक। ठीक है, फिगर सारी विजिबल हैं, एडजस्टमेंट भी सारी क्लियर है। थोड़ा सा एक सेकेंड, 125, लेट मी मेक इट 120। अब बेटर आई थिंक, अब विजिबल है, बिल्कुल क्लियर है। नहीं, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो लेट मी मेक इट 115। एक्चुअली मैं जूम का कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, जूम बिल्कुल क्लियर दिखे कुछ भी। हाँ ठीक है, परफेक्ट। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मैंडोलिन कंपनी एट 31 मार्च। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये पूरा, और उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, prepare statement of profit and loss and other comprehensive income and statement of changes in equity for the year ended this and statement of financial position। that means तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे बनानी है, और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, कैसे कैसे मैं सारे स्टेप्स करता हूँ, कैसे कैसे मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूँ। वर्किंग नोट्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, इट इज़ टोटली अप टू योर इमेजिनेशन। और वो इमेजिनेशन तुम्हारी कहाँ से आएगी, जो भी तुमने बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं वहां से जो फॉर्मेट्स तुमने देखे हैं वो फॉर्मेट्स तुम यूज करोगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले थोड़ी सी मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा आ जाएगा, मुझे क्या बनाना है सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट, इसको मैं कैप्स में लिखता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर आएगा कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या है, MANDOLIN, मैंडोलिन कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, दिस इज, एक बार देखते हैं, दिस इज 31 मार्च 2013, दिस इज 31 मार्च 20x3, ठीक है। चलो ये स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं गाइस, फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मैं पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा जो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सारा आएगा और यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो प्रॉपर मैं फॉर्मेटिंग वाइज ये क्वेश्चन करूँगा। आई विल मेक 3 कॉलम्स। यहाँ मैं लिखूँगा पर्टिकुलर, इधर लिखूँगा मैं वर्किंग नोट, और यहाँ लिखूँगा इसका अमाउंट, ठीक है। यहां मैंने लिखा पर्टिकुलर, यहां वर्किंग नोट, और यहां पे इसका मैंने लिखा अमाउंट। या फिर यहां पे आई कैन ऑल्सो राइट वर्किंग हियर, मैं वर्किंग लिख देता हूं यहां पे अपनी, और वहां पे आ जाएगा मेरा अमाउंट। और जो भी वर्किंग नोट होगा कि किस वर्किंग नोट में मैंने बताया वो मैं यहीं बता दूंगा। तो यहां पे मैं अपना छोटा सा फॉर्मेट गाइस अब यहां से देख के बना दूं जल्दी जल्दी से। तो अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। इन्होंने वैसे ट्रायल बैलेंस में हमें पहले एक्सपेंसेस और इनकम्स दिए हैं, देन एसेट्स, देन ये। तो बेसिकली इन्होंने हमारे को जो चीज़ें दी हैं, इन्होंने हमारे को पहले प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स दी है, देन बैलेंस शीट की फिगर दी है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले है मेरी सेल्स, दैट मीन्स रेवेन्यू। सो आई विल राइट रेवेन्यू मुझे कितना दिया हुआ है, इट इज़ 124900, 124900। सीधा सीधा जो चीज़ मुझे मिलती जा रही है वो मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा। रेवेन्यू के बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा क्या होता है, लेस। तो ये मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है, ये मुझे गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर टू दिस, इट इज़ 94,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब यहाँ पे अभी कुछ एडजस्टमेंट मेरी होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 94,000। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो मैं, जैसे मैंने तुम्हारे को कंसोलिडेशन में कराई थी वैसे मैं यहाँ पे वर्किंग कराऊंगा, ठीक है। अभी इसको बाद में देखेंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ से माइनस होता है, वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी बात की बात है, अभी तो सिर्फ मैं फिगर्स डाल रहा हूँ। इसके बाद हमारा आता है गाइस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं प्लस माइनस कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट डालूं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ दूंगा ताकि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी लगे। उसके बाद मेरा यहाँ पे दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरी आ जाएगी, कितनी गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 9060। या एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम वर्किंग में ही लिखते हैं। लेट्स डू दिस थिंग, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, है ना। तो ये था मेरा 124900,
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरी है 9060, ठीक है। उसके बाद मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं 16020। उसके बाद मुझे दिया हुआ है रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, इसको मैं लिख दूंगा अपने अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में मेरा आ जाएगा रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, वो कितनी है 121। उसके बाद मेरे को दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव मेरा यहां पे आ जाएगा फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम कितनी है मेरी फाइनेंस इनकम? इट इज इंटरेस्ट रिसीव मेरे को दिया हुआ है 1200, तो 1200। उसके बाद मुझे दिया हुआ है लोन नोट इंटरेस्ट पेड, दैट मीन्स फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं इसको, वो में कितनी दी हुई है? फाइनेंस कॉस्ट हमें दी हुई है 639। उसके बाद अभी और कुछ नहीं गिवन, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सब कुछ करने के बाद मेरा आता है प्रॉफिट। एक स्पेस छोड़ देता हूँ मैं अभी, इट इज़ कुछ नहीं पता आगे क्या हो, अभी एक एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना तुम्हें एक इधर मिलेगा एक दिस, ठीक है, यू विल फाइंड दिस बॉटम बॉर्डर, इसको ड्रॉप डाउन करके तुम्हें यहाँ पे एक बॉटम बॉर्डर मिलेगा, इसको क्लिक कर देना। तो बॉटम बॉर्डर मतलब इस सेल का बॉटम वाली साइड तुम्हारी एक लाइन हो जाएगी, देखो वो एक लाइन आ गई। ऐसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तुम्हारी यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, बॉटम बॉर्डर, उस पर क्लिक कर दो, सीधा वो लाइन आ जाएगी। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की बात है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। चलो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारा क्या आता है? इनकम टैक्स एक्सपेंस। वो हमें पता नहीं क्वेश्चन में कितना है, देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन में इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है। इनकम टैक्स एक्सपेंस, इन्वेंट्री, शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी लोन नोट, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नहीं, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद मेरा आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इधर भी मैं ऊपर से एक बॉटम कर दूंगा, ऐसे प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है। वैसे मेरे को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैं खाली छोड़ देता हूँ, और इसको मैं भी खाली छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ऐसे बना दिया। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं बनाऊंगा, इसको मैं क्या कर लूँगा गाइस, इसको मैंने करा Ctrl+C कॉपी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पे कर दिया V, दैट मीन्स ये पेस्ट। अब ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ, इसका थोड़ा सा नाम चेंज करना है, दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चलो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कॉलम थोड़े से सही कर लेते हैं ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स गाइस बार बार हमें करनी पड़ेगी, ये एडजस्टमेंट ज़रूरी है, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करा, और जब मैं इस पूरे को, देखो गाइस, जब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके कॉलम एडजस्ट करूँगा ना, तो सारे कॉलम्स एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे। देखो सबका जो कॉलम है वो विड्थ सेम होगी। अगर मैं एक को एडजस्ट करूँगा तो खाली एक होगा, जब मैं चारों को यहाँ से सिलेक्ट करके चारों का एरिया सिलेक्ट करूँगा तो सारे एक जैसे हमारे कॉलम के शेप्स आ जाएंगे। चलो ये हो गया। अब इसका भी हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, इसमें आएगा हमारा वैसे चेंजेस इन इक्विटी बाद में बनता है, वैसे चेंजेस इन इक्विटी बाद में बनता है, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनती है, बट चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। एग्जाम में तुम्हारे को ये फाइनेंशियल पोजीशन के बाद बनाना होगा, टेक्निकली तुम्हारे को ये फाइनेंशियल पोजीशन के बाद बनाना होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं पूरा बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग चलता हूँ, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, लेट्स मेक दी फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और ये हो जाएगी फॉर द ईयर, यहाँ पे नहीं आता, मैंने बताया था यहाँ पे आता है एज एट दिस डेट। चलो ये आ गया। अब बैलेंस शीट में हमारी क्या क्या फिगर्स आएंगी, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था हमारे एसेट्स आते हैं, तो सबसे पहले आई विल राइट
एसेट साइड, आई विल मेक इट कैप्स, एसेट, एस में सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। और तुम्हें याद होगा जब मैंने कंसोलिडेशन कराया था तो यहाँ पे मैं स्पेस डॉट स्पेस ऐसे करता था, तो स्पेस डैश स्पेस से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारी बाइफिकेशन अच्छी हो जाएगी कि नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है। तो हमने देखा जाए, देखो गाइज यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक हमने सब कुछ लिख दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ से, तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो दिस इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहां पे एक बात क्या है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमें यहां पे टोटल लिखना होता है। हम यहां पे ऐसे अलग से नहीं दिखाएंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, प्लांट कितना है, उन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके लिए हमेशा हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा, याद रखना, इसके लिए हमेशा हमारा एक वर्किंग नोट बनना ही बनना है। तो वो वर्किंग नोट मैं बाद में बनाऊंगा, तो इस एरिया को मैं, इन 4 चीज़ों को मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। वो मेरा सब कुछ यहां पे आ जाएगा, उसका वर्किंग नोट बाद में बनना ही बनना है, वो चीज़ याद रखना। इसके बाद हमारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, चलो ये आ गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज एट दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, इन्वेंट्रीज एट 31 मार्च 2012, दिस इज 31 मार्च 2013, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ये क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक। और हमारा जो यहाँ पे फिगर आती है वो आती है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को अभी हमारे को कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा। अच्छा गाइस, सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोल दी। क्या, ध्यान से सुनना, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर गिवन है यहाँ पे, मतलब टर्म को ना देखो, लॉजिक पढ़ना, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में ये फिगर गिवन है और मुझे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग स्टॉक होता तो ओपनिंग स्टॉक यहां अलग से ना लिखते, ये इन्वेंट्री 31 मार्च 2012 है, दैट मीन्स दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हमारी इस फिगर में, इस पूरी फिगर में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होता तो वो यहां ना लिखते, तो मैं ओपनिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं इसको, ये जो फिगर है मेरे को इन्वेंट्रीज दिखी है, वो मैं इसको यहां पे दिखा देता हूं, आई विल डू इट हियर, इज इक्वल टू दिस प्लस मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 4852। और इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये फिगर कैसे है। मैं इज इक्वल टू हटाता हूँ, सॉरी मैंने इज इक्वल टू लिख दिया था। तो ये 4852 के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वो वर्किंग नोट मैं बाद में बनाऊंगा। मुझे इसको देख के पता चल गया कि ये मेरी एक एडजस्टमेंट है, ये मेरी एक एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट बाद में बनाऊंगा। चलो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की फिगर लिख देते हैं। हमें कितने गिवन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की फिगर हमें गिवन है 24,000, तो यहाँ 24,000। चलो उसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक था वो डाल दिया। देन नॉन करंट एसेट में और कुछ नहीं गिवन, एक स्पेस छोड़ देता हूँ। देन आते हैं हमारे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा हमारा, करंट एसेट्स में हमारा आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, कितना गिवन है ट्रेड रिसीवेबल हमें, इट इज 9330। उसके बाद हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल के बाद बैंक एंड कैश, बैंक एंड कैश कितना गिवन है हमें, इट इज 1190। उसके बाद हमारे को ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मतलब हमारे को करंट एसेट में और कुछ भी नहीं गिवन, और करंट एसेट में मुझे पता है कि इन्वेंट्री तो आता ही आता है, इन्वेंट्रीज तो करंट एसेट में आता ही आता है, तो वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और याद रखना एक चीज़ गाइस, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इट इज़ गिवन इन एडजस्टमेंट। जो क्लोजिंग स्टॉक होती है वो हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होती है, वो तुम सबको पता होगी, ये बिल्कुल तुम्हारा 11th 12th या ग्रेजुएशन वाला रूल है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है, तो यहाँ पे नीचे कहीं पक्का हमें गिवन होगी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है। ये देखो दिया हुआ है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री वॉज दिस, हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और सारी फिगर्स इन 1000 चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गिवन होता है, मुझे भी एडजस्टमेंट नहीं देखनी है, वो मैं बाद में करूंगा, बट मैं बता रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है, ठीक है। चलो इन्वेंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ तक हो गया, ये सब हो गया।
अब है हमारा करंट एसेट के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे, एक डॉट लगा देता हूँ लाइन, ये लो ये आ गए हमारे टोटल एसेट। अब बात होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास क्या क्या गिवन है? इक्विटी में हमारे पास गिवन है ऑर्डिनरी शेयर्स, या इसको आई राइट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। उसके बाद मुझे गिवन है शेयर प्रीमियम। तुम कहोगे कि सर आप ये फिगर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे? ये जितनी भी शेयर कैपिटल की फिगर्स होती हैं ये सारी तुम्हें याद होगा, ये सारी फिगर्स हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है, ये सारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव फिगर में जाएगी। ट्रेड पेबल लोन नहीं जाएंगे जो इक्विटी वाला पार्ट है। चलो शेयर प्रीमियम आ गया। शेयर प्रीमियम के बाद हमें एक दिया हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस के बाद रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है। इसके बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड तो हमें पता ही है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देन लोन नोट, तो एक स्पेस छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरा क्या क्या आएगा? मुझे खाली लोन नोट गिवन है तो मैं लिख दूंगा लोन नोट 7% वाले, ठीक है। और उसके बाद और कुछ नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा मेरा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मुझे दिया हुआ है खाली ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ दूंगा, क्या पता यहां पे भी एक दो एडजस्टमेंट्स और हों, ये मेरा आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। ये आ जाएगा मेरा टोटल इक्विटी, ये आ जाएगा टोटल इक्विटी, ये आ जाएगा टोटल लायबिलिटी, देन आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही हम अपना पूरा फॉर्मेट बनाते थे, तुम्हें याद होगा यही होता था हमारा पूरा फॉर्मेट। तो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैंने पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया। तो बस फिगर्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी फिगर्स मेरी कहाँ जाएंगी? मैंने बताया था इसकी फिगर सारी जाएंगी मेरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लोन नोट मेरा है कितना? 18250, सो 18250 यहाँ पे आ जाएगा लोन नोट। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल मुझे गिवन है 8120, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी जो मेरे पास प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू गिवन है, और जो मेरे पास यहाँ पे लोन नोट गिवन है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड गिवन है, इसका देखते हैं अभी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ये दोनों चीज़ें पेंडिंग है हमारी, और ये चार चीज़ें हमारी पेंडिंग है। कौन सी? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये। तो इसके लिए हम बनाते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको करता हूँ मैं कॉपी, इसको करा मैंने कॉपी। थोड़ा सा बड़ा है गाइस, चैप्टर क्वेश्चन ये इसका आता है, बड़ा आता है, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा ये। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या अमाउंट आएगा मेरा? सबसे पहले मेरे पास है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल। फिर यहां पे आ जाएगा मेरा शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम के बाद मुझे दिया हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहले रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग, देन आता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। ये सारा हो गया। अब एक डिविडेंड पेड दिया हुआ मैं 1000, और एक प्रोसीड्स, इन दोनों को छोड़ के पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा, आई विल राइट इट लाइक बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं इसको, या आई विल राइट बैलेंस as on 1st April 20x2, कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो शेयर कैपिटल मुझे कितनी दी हुई है? 20,000। शेयर प्रीमियम मुझे कितना गिवन है? 430। रिटेन्ड अर्निंग मुझे कितनी गिवन है? 28077।
और रीवैल्यूएशन सरप्लस मुझे कितना गिवन है, इट इज 3125, ठीक है। और यहां पे आ जाता है टोटल, ठीक है। और यहां पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको सिलेक्ट करूंगा मैं, इन चारों को, ब्रैकेट क्लोज, इनका टोटल। अभी हो सकता है एक आधी चीज और है, जब आएगी तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अभी हमने काफी सारी चीजें लिख दी, सिर्फ हमारा एसेट रह गया, और तुम्हें याद है ये और हमारा इशू ऑफ प्रोसीड्स, ये दो चीजें हमारी रह गई है, बाकी सब कुछ हमने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है ना। चलो अब देखो, जो ये 1000 है हमारा डिविडेंड पेड, तुम्हें याद होगा जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि ये हमारा रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाता है, ये हमारा रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा डिविडेंड, डिविडेंड, और इधर मैं माइनस लिख के रिटेन, जो मेरा डिविडेंड है 1000, वो लिख दूंगा कि ये डिविडेंड मैंने पे किया। ये -1000 लिखने से क्या होगा, मुझे पता होगा कि ये चीज़ माइनस होनी है, और सीधा सीधा मेरा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। ध्यान से देखना, मुझे सिर्फ क्या करना होगा, मुझे आंसर निकालना है, इनका टोटल करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। और तुम्हें याद होगा, वैसे मैंने तुम्हें एक बात क्या बताई थी, फॉर्मेटिंग बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, एक बार फॉर्मेटिंग बन गई फिर एडजस्टमेंट्स तो बड़ी जल्दी हो जाती है हमारी, ठीक है ना। तो चलो मैंने डिविडेंड यहां से माइनस कर दिया, अभी सब देखेंगे, डोंट वरी, सारी क्लियरेंस हो जाएगी तुम्हें। सिर्फ हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर रह गया। ये मुझे पता है कि वैसे तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू हमारा शेयर कैपिटल में आएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी है, और हमें नहीं पता कि जो ये प्रोसीड्स ऑफ शेयर इशू के जो हमें पैसे आए हैं, इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा, वो हमें पता नहीं है। तो ये बाइफिकेशन अभी हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बाइफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं अभी छोड़ देता हूं, सब कुछ लिख दिया, ये सारा हो गया। एसेट साइड में मैंने सिर्फ अभी जो ये हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन सबको छोड़ दिया है, क्योंकि इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं इनका वर्किंग नोट भी फटाफट से एक बनाता हूं, ताकि ये भी मैं सारा लिख सकूं। तो वो कैसे आएगा मैं दिखाता हूं तुम्हें। यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं, देन आ जाएगा मेरा वर्किंग नोट्स, ठीक है। आई राइट वर्किंग नोट्स, तो मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, इट इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमेशा मेरा पहला वर्किंग नोट तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो जल्दी से करते हैं इसको। इसमें यहां पे मैं लिखता हूं पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट कोई फिक्स नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं। मेरे पास एसेट में एक है लैंड और एक है बिल्डिंग, तो मेरे को यहां पे लैंड, बिल्डिंग, और यहां पे देखा जाए तो मेरे को अमाउंट अलग अलग से दिया हुआ है। तो पहले मैं लिख लेता हूं बिल्डिंग, लैंड, और तीसरा एसेट मुझे क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तीन ही मेरे पास एसेट है। चलो उसके बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे इनकी कॉस्ट। कॉस्ट में बिल्डिंग की कॉस्ट मेरी कितनी है, देखो 50300, और ये फिगर्स हैं इन थाउजेंड्स। तो 50300 है टोटल लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें से 20,000 की है लैंड, दैट मीन्स 30300 की मेरी होगी बिल्डिंग, 20,000 का हो गया मेरा लैंड, और प्लांट एंड इक्विपमेंट की मुझे कॉस्ट दी हुई है 3720। ये सारी फिगर्स जो हैं वो इन थाउजेंड्स हैं। उसके बाद यहां पे मैं माइनस करूंगा लेस accumulated depreciation till 31st March 20x2 के। अब यहां तक इस पे टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट्स गाइस बाद में होंगी, ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन करने के बाद हम करते हैं, बट मैं तुम्हारे को दिखने में इजी रहे इसलिए मैं साथ साथ कर रहा हूं। इस पे है बिल्डिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6060, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं -6060। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है, 1670, माइनस में, सॉरी, -1670। तो मेरा आ गया कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March या एज ऑन 1st April 20x2। दैट मीन्स ओपनिंग मेरा जो कैरिंग अमाउंट है, कैसे करूंगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सिंपल, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। यहां पे इजी, अब एक शॉर्टकट तरीका, इसी को अगर मैं कंट्रोल सी कॉपी करके
इन दोनों में पेस्ट कर लूंगा, अगर मैं इसको कॉपी करके इन दोनों में पेस्ट कर लूंगा तो यहां मैंने क्या लिखा था, दिस प्लस दिस, ये लिखा था। तो सेल को क्या समझ आया कि ऊपर वाले दोनों का टोटल करना है, तो जब मैंने यहां पे इसको पेस्ट किया तो इसने ऊपर वाले दोनों का टोटल कर दिया, यहां पे जब पेस्ट किया ऊपर वाले दोनों का टोटल कर दिया। ये फिगर मैंने ऑलरेडी माइनस में लिखी हुई है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो यहां से माइनस हो गया। ये मेरी गाइस देखो सारी फिगर्स यहां पे आ गई, तो लैंड की आ गई, मेरी बिल्डिंग की आ गई और प्लांट एंड इक्विपमेंट की आ गई, और बस अब इतना ही रखते हैं। तो मैंने ये भी सारी फिगर्स लिख दी। तो मेरा सिर्फ एक फिगर जो यहां से लिखनी रह गई है वो है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो मैंने सारी चीजें जहां जहां आनी थी वहां वहां लिख दी। दैट मीन्स मैंने काफी हद तक, मैं थोड़ा छोटा करता हूं, देखो काफी हद तक मैंने अपना फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। सेम चीज जैसा हम कहां पे करते थे, हम करते थे अपना कंसोलिडेशन में, कि पहले पूरा फॉर्मेट बना लो जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर या फिर जैसे वहां पे बैलेंस शीट में फिगर्स गिवन थी वो लिख दो। वो मैंने सारा लिख दिया, एक्सेप्ट एक, याद रखना, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स अभी हमने नहीं लिखा है, ये लिखना है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसके जहां जहां इफेक्ट्स आने होंगे वो इफेक्ट्स डाल के उस एडजस्टमेंट को वहीं भूल जाएंगे, दोबारा से उस चीज को नहीं उठाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट है, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर बीइंग डेप्रिशिएटेड एज फॉलोज। बिल्डिंग पे लगती है 5% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो बिल्डिंग हमारी कहां है, डेप्रिसिएशन का हमने चार्ट बनाया हुआ है, तो यहां मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग पे मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है, इट इज 5% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब गाइस कॉस्ट पे 5%, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब कॉस्ट पे 5%। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू, ये है मेरी कॉस्ट बिल्डिंग की 30300, तो या तो इसको सिलेक्ट कर लो या कॉस्ट लिख लो, इनटू मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है 5%, तो इनटू 5%। ये लिख के जब मैंने एंटर किया ऑटोमेटिकली देखो मेरी डेप्रिसिएशन यहां पे कैलकुलेट हो गई, दैट इज 1515। और ये मुझे यहां मैंने इनिशियली ब्रैकेट में माइनस लगा दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां से माइनस होती है 1515, ठीक है। तो बिल्डिंग पे मेरी डेप्रिसिएशन 5% थी, वो यहां से माइनस होगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि प्लांट एंड मशीनरी पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगेगी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब इस फिगर पे, मतलब इस फिगर पे प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगी। दैट मींस इज इक्वल टू इस फिगर का इट इज कितना, 25% इंटू 25%। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी पे मेरी डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको भी मैंने यहां पे लिख दिया माइनस, ठीक है, ये हो गया। इस पे मेरी डेप्रिसिएशन लगती नहीं है बिकॉज दिस इज लैंड, ठीक है गाइस। तो ये मेरी होगी डेप्रिसिएशन। अब आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट व्हाइल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो पहले तो हम यहां पे लिख देते हैं अपना कैरिंग अमाउंट एज ऑन, ये मेरी डेट हो जाएगी, इट इज 31 मार्च 20x3। ये मेरी आगे क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू ओपनिंग कैरिंग अमाउंट प्लस मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन के दिस प्लस दिस, मेरी फिगर आ गई कैरिंग अमाउंट। कॉपी करा, तीनों जगह पे पेस्ट करा, ठीक है, ये हो गया। अभी सारी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, बाद में करेंगे सारा। ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऊपर सिलेक्ट करके एक ये लाइन लगा देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। एक इधर भी लगा देता हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है मुझे। ये लो कि कैरिंग अमाउंट मेरा ओपनिंग आ गया था, ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन लगी वो माइनस कर दी, मेरा आ गया क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। एक चीज गाइस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्या याद रखना कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाई है बिल्डिंग पे लगती है डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट मतलब इस पे नहीं 5% लगाना, कॉस्ट पे 5%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा कॉस्ट पे लगता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिटन ऑन वैल्यू पे लगता है, तो मैंने इस पे लगाया। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अब उसके बाद गाइस ये जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज की है, सॉरी मेरे को कॉल आ गया था, ये जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करी है गाइस, ये डेप्रिसिएशन मुझे बताई गई है। देखो एक इफेक्ट आ गया डेप्रिसिएशन का यहाँ पे, मतलब डेप्रिसिएशन यहां से माइनस हो गई तो नेट फिगर मेरी आ गई, एक इफेक्ट आ गया। दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पे है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, दैट मींस मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाके यहां पे मैं ऐड कर दूंगा मेरा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। वो कितनी अभी मैंने निकाली थी, एक सेकंड मुझे याद करने दो। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन की थी मेरी, आई थिंक 1515 थी, हाँ 1515 थी मेरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। और यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अपना वर्किंग नोट नंबर 1, ये आ गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1।
कि यहां से मेरा ये 1515 ऐड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये एक्सपेंस भी हमारा कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा, तो 512.5 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे भी मैंने ऐड कर दिया कितना, प्लस 512.5, और ये भी मेरा आ गया ब्रैकेट में एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। तो अगर किसी को भी चेक करना हो कि तुमने यहाँ पे ये फिगर क्यों ऐड करी है, तो वो वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फिगर ऐसे आई, ठीक है। इस एडजस्टमेंट के देखो मैंने दोनों इफेक्ट डाल दिए, एक मैंने यहां डाल दिया और दूसरा इफेक्ट जहां पे ऐड या माइनस होना था मैंने कर दिया। एक्सपेंस है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है गाइस। चलो अब ये पहली एडजस्टमेंट होगी। सेकंड, ऑन 31 मार्च 2013 लैंड वाज रीवैल्यू टू 24 मिलियन, दैट मीन्स 24,000 पे हमने लैंड को रीवैल्यू किया था। दैट मीन्स पहले लैंड की वैल्यू कितनी देखते हैं, पहले लैंड की वैल्यू थी 20,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 24, दैट मीन्स हमने इसको रीवैल्यू कर दिया 24 पे। तो मुझे यहां पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। सो मैं यहां पे राइट क्लिक करके करूंगा इंसर्ट, मैंने इंसर्ट करा, देखो ऑटोमेटिकली यहां पे एक लाइन ऐड होगी। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं, जो ये लाइन है फॉर्मेटिंग का पार्ट है, यहां पे नो बॉर्डर आ गया। यहां मैंने लिखा रीवैल्यूएशन, लैंड को मैंने रीवैल्यूएशन किया 4,000 से, सो यहां पे मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू दिस प्लस ये। रीवैल्यूएशन कोई मेरी बिल्डिंग पे नहीं हुई, प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं हुई, मेरी कैरिंग अमाउंट अब यहां मेरा चेंज हो जाएगा किसका, लैंड का। सो यहां पे मैं लाइन दोबारा से वही लगाता हूं, मेरी याद है थोड़ी फॉर्मेटिंग के साथ साथ। तो मेरी अब देखो रीवैल्यूएशन मेरी हुई लैंड पे, वो एक एडजस्टमेंट यहां की। दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी, जब भी मेरा लैंड रीवैल्यू होगा तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे मैं ऐड करूंगा अच्छा, यहां तो ये नहीं, यहां नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये यहां नहीं होगा, ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ये कहां जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, दैट इज रीवैल्यूएशन। तो मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया, दिस इज रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, 4,000 से मैंने रीवैल्यूएशन करी है। और ये भी मेरा जो होगा दैट विल बी वर्किंग नोट नंबर 1, कि वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरी लैंड की रीवैल्यूएशन हुई है। जितनी एडजस्टमेंट्स मैंने करनी थी प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में, इन तीनों एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग देखो वो मैंने कर दी। ये एडजस्टमेंट्स मेरी पूरी होगी। अब कितनी एडजस्टमेंट रहेगी मेरी, 2 हो चुकी है, 6 एडजस्टमेंट रहेगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। इनकम टैक्स फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 976,000। इग्नोर डेफर्ड टैक्स, कोई डेफर्ड टैक्स नहीं है। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। तो इनकम टैक्स हमारा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम टैक्स एक्सपेंस मेरा कितना है, इट इज 976,000। इट इज कितना, 976,000। सो यहां पे मैं लिख दूंगा 976, क्यों, क्योंकि फिगर्स मेरी इन 1000 है। ये आ गया इनकम टैक्स एक्सपेंस। और इसका सेकेंड इफेक्ट भी होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में है। तो ये मैंने तुम्हें याद होगा, इनकम टैक्स एट द एंड जो हमारा होता है दैट इज एस्टिमेटेड। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट इनकम टैक्स एक्सपेंस, क्रेडिट लायबिलिटी। ये मेरी लायबिलिटी भी बनेगा। तो लायबिलिटी साइड में ये करंट लायबिलिटी में मेरा जाएगा, क्यों, क्योंकि जो भी इनकम टैक्स होता है करंट टैक्स वाला, वो हमें अगले 3-4 महीने में ही पे करना होता है। तो यहां पे आ जाएगा इनकम टैक्स लायबिलिटी विच इज मेरा 976, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट मैंने इसके साथ साथ कर दिए। इनकम टैक्स वाला भी डाल दिया मैंने 976। एक सेकंड गाइस, मुझे लग रहा है यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। नहीं ठीक है गाइस, यहां पे 976 ही आएगा। चलो 976 हमारा हो गया इनकम टैक्स लायबिलिटी। चलो ये मेरा एडजस्टमेंट होगी। थर्ड, द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 518,000। तो मैंने यहां पे ये हटाना है और आगे पूरा पढ़ते हैं। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 518,000। ये जीरोस मुझे नहीं देखनी क्योंकि हमारी फिगर 1000 में है। An inspection of finished goods found that production machine has set up incorrectly and that several production batches, which has cost 50,000 to manufacture, had wrong packaging. The goods cannot be sold in this condition but could be repacked at additional cost of 20,000. They could be sold for 55,000
द रॉन्गली पैक्ड गुड्स वर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ 50,000। अब यहां पे हमें एक वर्किंग नोट अलग से करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 4। बहुत ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 2 करूंगा मैं यहां पे, सॉरी। अब मैं बनाऊंगा अपना सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये बिल्कुल मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है कि कैसा बन सकता है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखना, टोटल क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है 580,000। सो टोटल क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है 5180,000। ये मुझे टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। मुझे बताया गया है कि इसमें मैंने 50,000 के कुछ गुड्स इंक्लूड करे हुए थे जिनका कुछ एनआरवी वगैरह अलग है। तो मैं यहां लिख देता हूं लेस डैमेज्ड गुड्स, लेट्स कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स। ये बिल्कुल मेरी अंडरस्टैंडिंग पे है, लेस कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स। ये मेरा कितना है 50,000, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं माइनस। सो मेरा आ गया जनरल क्लोजिंग स्टॉक, कि मेरा जनरल जो क्लोजिंग स्टॉक था, दैट मीन्स जो ओके वाला क्लोजिंग स्टॉक था, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इतना क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा है ये तो ठीक था, क्लोजिंग स्टॉक, इतना क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा ठीक था। अब मुझे देखना है कि जो ये डैमेज स्टॉक है इसको मुझे बुक्स में किस वैल्यू पे लिखना है। तो अब मैं लिखूंगा डैमेज स्टॉक, डैमेज स्टॉक की मैं लिखूंगा कॉस्ट। कॉस्ट तो मुझे पता ही है डैमेज स्टॉक की कितनी है 50,000। कॉस्ट मुझे पता ही है कि डैमेज स्टॉक की मेरी कॉस्ट है 50,000। या मैं काम करता हूं उसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, डैमेज स्टॉक की कॉस्ट और यहां पे आ जाएगी NRV। तो डैमेज स्टॉक की कॉस्ट तो मुझे पता ही है 50,000, कि इसमें से 50,000 वाले गुड्स मैंने हटा दिए तो ये मेरे जनरल बचे हैं। जो डैमेज स्टॉक है इसको मैं नीचे लिखता हूं डैमेज स्टॉक। डैमेज स्टॉक की मेरी कॉस्ट है इसकी, इसका NRV कितना आएगा। तो NRV देखो, एन इंस्पेक्शन ऑफ दीज गुड्स, पता चला कि इन गुड्स को हमें इतना मैन्युफैक्चरिंग में लगा था। दीज गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड इन दिस कंडीशन बट कुड बी रीपैक्ड फॉर एडिशनल कॉस्ट 20 का इस पे एडिशनल खर्चा आएगा एंड दे वुड देन बी सोल्ड फॉर 55। तो सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, दैट मीन्स ये आई है इसकी NRV। तो हमें इसको रिकॉर्ड करना है NRV पे, हमें इसको रिकॉर्ड करना है NRV पे। सो देयरफॉर टोटल क्लोजिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, वो कितना आएगा हमारा, इज इक्वल टू 513,000 प्लस 35,000 जो इसकी NRV है। तो 5,165,000 इतना आएगा गाइस हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 5,165,000 इतना आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और ये कैसे आया, ये मैंने देखा कि टोटल स्टॉक में से जो डैमेज थे उनको निकाल दिए, इतने तो मेरे ओके हैं। जो डैमेज वाले थे उनकी NRV है इतनी, तो मुझे उनको NRV पे रिकॉर्ड करना है। तो ओके वाले गुड्स प्लस NRV, ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। अब इस स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें याद होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस होता है। तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहां से माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना था मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया था, इट इज 5,165, जीरो हटा दिया मैंने, इट इज 5,165 क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट होता है, ये होता है हमारा एसेट। तो करंट एसेट में इन्वेंट्री आ जाएगा 5,165 और यहां मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में अपना वर्किंग नोट नंबर 2 कि कैसे मेरा 5,165 आया। यहां पे भी वर्किंग नोट नंबर 1 और ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2 भी मैं यहां पे लिख दूंगा कि दोनों वर्किंग नोट्स में, ओ सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में वर्किंग नोट नंबर 1 एज वेल एज वर्किंग नोट नंबर 2। इससे क्या होगा, चेकर को पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्किंग नोट से जो फिगर जिसने लिखी हैं वो कहां कहां से आई हैं, वो चेकर को अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर कॉस्ट ऑफ सेल्स का आ गया। चलो सेकंड एडजस्टमेंट भी होगी, फोर्थ भी होगी, सॉरी अच्छा फोर्थ भी कर लिया हमने, नाइस। अब आते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट। The 7% loan notes are 10-year loan notes due for repayment on 31st March 2017। हम बुक्स कब की बना रहे हैं, 31st March 2013। ठीक है, चलो ये हमारे लॉन्ग टर्म है।
इंटरेस्ट ऑन दीज लोन नोट्स नीड टू बी एक्रू फॉर 6 months to 31st March 2003। मतलब ये हमारा अक्रूड है कि ये अभी हमें मिलेगा, ये लोन अभी हम पे नहीं करेंगे। 6 months का हमारा जो है दैट इज अक्रूड लोन इंटरेस्ट, कि ये इंटरेस्ट अभी हमने पे नहीं करा। तो अक्रूड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगी क्या होती है, दैट इज डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट अक्रूड एक्सपेंस। मतलब ये हमारा एक तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, एक तो ये हमारा एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये हमारी एक लायबिलिटी बन जाएगा। ये एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और ये हमारी एक लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारे को यहां पे दिया हुआ है फाइनेंस कॉस्ट, हमें कितना दिया हुआ है, और 639 हमें फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है। ओके, तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं, इसको मैं कंट्रोल बी कर देता हूं, बोल्ड थोड़ा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, 3 कैलकुलेशन ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 7% लोन नोट, कि मेरा अक्रूड इंटरेस्ट कितना बनता है 7% लोन नोट्स पे। ठीक है, देख लेते हैं। सो इट इज, सीधा सीधा मैं कैलकुलेशन यहां करता हूं। सो कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू, मेरे लोन नोट कितने हैं, लोन नोट है मेरे 18250 इंटू 7% और अक्रूड है 6/12 इंटू 6/12। दैट मीन्स 638.75 मेरा हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 638.75, ये मेरा हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। अब अक्रूड इंटरेस्ट के दो इफेक्ट क्या होंगे गाइस। पहला इफेक्ट अक्रूड इंटरेस्ट का होगा कि मेरा ये इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट जो मेरी है 639, इसमें मेरा ऐड हो जाएगा। कितना फिगर था, इट इज 638.75 इज इक्वल टू दिस प्लस 638.75, ये यहां पे ऐड हो गया। और अच्छा, इज इक्वल टू लिखना नहीं था यहां पे, क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, और दूसरा मेरा ये अक्रूड इंटरेस्ट मुझे पे करना है, तो ये मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो करंट लायबिलिटी में मैं यहां पे राइट क्लिक करके लिखता हूं इंसर्ट, तो एक और लाइन आ गई अपने आप। सारे फॉर्मुलेस ठीक है, फॉर्मुलेस कोई नहीं हिलते, याद रखना। तो यहां मेरा आ जाएगा इट इज अक्रूड इंटरेस्ट, यहां पे आ जाएगा मेरा अक्रूड इंटरेस्ट। कितना अक्रूड इंटरेस्ट था मेरा 638.75, ये आ गया मेरा अक्रूड इंटरेस्ट। और यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अपना वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, और ऊपर भी मैं यहां पे लिख दूंगा, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, एग्जाम में भी तुम्हें ऐसे फास्ट करना है। वर्किंग नोट नंबर 3 मैं समझा के चल रहा हूं, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम 40 मिनट्स में इजीली कर सकते हो। चलो, ये भी हो गया हमारा पार्ट। अब बढ़ते हम आगे, जस्ट गिव मी 1 स्मॉल सेकेंड। चलो, एडजस्टमेंट हमारी 5th भी होगी। 6th एडजस्टमेंट, द रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इन द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चर ऑफ कंपनी टू इंप्रूव इट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। के जो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हमारी आई थी, कौन सी थी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है 121, इसके बारे में क्या बोला गया है, अरे दिस इज अ कॉस्ट ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चर टू कंपनी टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब एक तरह से ये खर्चा हमारा कैपिटलाइज होगा, एक तरह से ये जो खर्चा है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ये हमारा कैपिटलाइज होना है। ये जो कॉस्ट है ये हमारी कैपिटलाइज होनी है, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। बट कैपिटलाइज इसको कैसे करें हम, यहां पे कुछ बताया तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि हमारा कोई एसेट नहीं बन रहा ना इसमें, इसकी लाइफ वगैरह नहीं बताई हुई, तो कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सपेंस ही रहने दूंगा। अगर मुझे बताया होता कि ये इस चीज़ में ऐड होगी, वहाँ पे ऐड होगी, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता, लेकिन नहीं बताया हुआ तो आई लीव इट लाइक दिस। अगर मुझे बताया होता ना कि ये जो खर्चा हमारा है, ये खर्चे की लाइफ इतनी है, इस खर्चे से ये फ़ायदा होगा या ये बिल्डिंग में ऐड होगा, तो मैं उसकी कॉस्ट में ऐड कर लेता। और मुझे बताया होता कि कब ये खर्चा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट होती कि ड्यूरिंग द ईयर ये खर्चा हुआ है, इस पे अलग डेप्रिसिएशन। ऐसा कुछ नहीं है, तो आई लीव दिस पार्ट। नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वर नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीरियड, के फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। अर्थात एक और एडजस्टमेंट फ्री की मिल गई।
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 2 million न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश एट 1.20 per share. प्रोसीड्स हैव बीन रिकॉर्डेड एज प्रोसीड्स फॉर द इशू. अरे वाह, जो हमने पॉइंट छोड़ा था उसके बारे में बता दिया कि हमने 2 million नए शेयर्स इशू किए हैं. 2 million कितना होता है, एक सेकेंड, 2 million कितना होता है, 2 3 जीरो हटा देते हैं. दैट मीन्स हमने 2000 नए शेयर्स इशू किए हैं. तो यहां पे जो हमें फिगर दी हुई थी 2400, इसमें से 2000 हमारा आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर है $1 का. तो 2000 क्या आ जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर, और जो बैलेंस 400 है वो आ जाएगा शेयर प्रीमियम में. तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोसीड्स. अब प्रोसीड्स में मेरा शेयर कैपिटल में आ जाएगा 2000 और शेयर प्रीमियम में मेरा आ जाएगा कितना, 400. इसका भी मेरा इफेक्ट हो गया. इसके दो इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है. एडजस्टमेंट में सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, लेकिन ये चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इसके दो इफेक्ट नहीं होंगे. मैंने सारी चीजों के अपने इफेक्ट कर दिए. अब मैं क्लोज करता हूं चीजें कैसे. देखो, क्लोजिंग स्टॉक के दोनों इफेक्ट मैंने डाल दिए, ठीक है. अक्रूड इंटरेस्ट के डाल दिए. एसेट्स की वैल्यू जो आती है मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फिगर आनी है ना. तो यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, और इसमें फिगर कहां से आएगी, मैं यहां लिख देता हूं टोटल. आई विल राइट टोटल. तो यहां पे आएगा मेरा कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस. ये आ गया मेरा कैरिंग अमाउंट 48262.5. सो ये आ गया मेरा 48262.5. मैं लिंकिंग भी कर सकता हूं, इज इक्वल टू करके सीधा वहां से फिगर लिंक करके भी डाल सकता हूं, कोई नहीं रोकने वाला मुझे. मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इट्स टोटली माय चॉइस. मैं चाहूं तो यहां पे इज इक्वल टू करके जो फिगर वहां आई थी सीधा उसको यहां पे ऐसे करके एंटर कर दूं, तब भी सीधा ये वही फिगर उठाएगा, ठीक है. उसके बाद देखो, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, सारी फिगर्स मैंने इसकी 2 जगह डाल दी, इसकी 2 जगह डाल दी, इसका जो इफेक्ट था कर लिया. चलो अब सीधा सीधा सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करूंगा. कर लेते हैं. तो यहां मेरी फिगर आ जाएगी यही वाली. इधर मैं क्या करूंगा, जो हमने सिंपल वही चीज करी थी, सारा कॉपी, इधर सारा पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, और स्टार्टिंग में मैं सिर्फ लिख दूंगा इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, और ये मेरा सीधा सीधा आ गया यहां पे आंसर, ठीक है. सीधा सीधा इसने मेरा यहां पे आंसर कर दिया. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30700.5. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज इक्वल टू दिस एज इट इज आ जाएगी. यहां पे इज इक्वल टू करके अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो आंसर नहीं आएगा. याद रखना, मुझे क्या करना है, इसको कॉपी, यहां जाके इज इक्वल टू देन कंट्रोल V पेस्ट. मुझे क्या करना है, इसको करना है कंट्रोल C कॉपी, यहां पे कंट्रोल V पेस्ट, और इसके पहले इज इक्वल टू लिख देना है बस. ये आ गया, ये 121 ही है, ये 1200 ही है. यहां पे आ जाएगा मेरा कंट्रोल C कॉपी, इधर कंट्रोल V पेस्ट, इधर करा मैंने इज इक्वल टू, ये आ गया, और कुछ नहीं है. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ध्यान से देखना गाइस, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस अदर एक्सपेंस. फाइनेंस इनकम मेरा ऐड होगा, तो ऐड फाइनेंस इनकम क्योंकि इनकम है, माइनस फाइनेंस कॉस्ट. इसको गलती से माइनस मत कर देना, ये फाइनेंस इनकम मेरी ऐड होगी. इनकम टैक्स एक्सपेंस 976 एज इट आ जाएगा. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी इज इक्वल टू दिस माइनस इनकम टैक्स एक्सपेंस. ये आ गया मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर. ये आ गया मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर. क्लियर है गाइस. इस अमाउंट को मैं चाहूं तो बोल्ड में कर सकता हूं, इसको तुम चाहो तो बोल्ड कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि अच्छे से समझ आ जाए. ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस इस चीज में. यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है. चलो उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यही आएगी 4000. ये मेरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई. तो मेरा आ गया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट विल बी इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ये आ गई मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट इज 6930.75. तो थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग साथ साथ कर लेते हैं. इसको मैंने कर दिया बोल्ड, 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 ठीक है. अब मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस से मैं क्या करूंगा, मेरी जो फिगर्स हैं, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा. तो यहां मैं लिख दूंगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम
उसमें से मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, तो मैं इज इक्वल टू डाल के सीधा वही प्रॉफिट डाल देता हूं, प्रॉफिट फॉर द ईयर वहां पे जाएगा, और रीवैल्यूएशन में मेरा जाएगा इज इक्वल टू, जो मेरा रीवैल्यूएशन का था इट वाज 4000, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होता है, तो वहां मैंने इज इक्वल टू लिख के ये 4000 आ गया। अब मैं कर दूंगा यहां पे बैलेंस एज ऑन 31st March 20x3, ये मेरा आ गया बैलेंस, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, प्रोसीड्स ऐड होंगे, यहां पे शेयर प्रीमियम इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये भी ऐड होगा, इसमें इज इक्वल टू दिस, इसको मैं प्लस ही कर देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से ऐड हो जाएगा, यहां पे भी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये दिया हुआ टोटल, टोटल में मैं टोटल का कॉलम यहां पे आ जाएगा, इन सबका टोटल इज इक्वल टू सम, या इसको सीधा कॉपी कर लो, कॉपी, यहां सब में पेस्ट, मैंने फॉर्मूला क्या लगा हुआ था यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका मैंने फॉर्मूला लगाया था इन सब का टोटल, तो ये ऐसे सबका टोटल करता रहेगा, टोटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टोटल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। अब ये जो मेरी फिगर्स आई हैं, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ये जो मेरी फिगर्स आई हैं, इन फिगर्स को मैं डाल दूंगा अपना यहां, तो शेयर कैपिटल मेरी कितनी आई है इज इक्वल टू, शेयर कैपिटल मैं सीधा सीधा यहां लिख देता हूं, चलो शेयर कैपिटल मेरी कितनी आई है इज इक्वल टू 22,000, शेयर प्रीमियम मेरा कितना आया है 830, इज इक्वल टू रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरा कितना है इट इज 7125, एंटर, इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग मेरी कितनी है इतनी, रिटेन अर्निंग मैंने यहां पे डाल दी, तो मैं सीधा सीधा बस फिगर्स वहां से उठा के डाल रहा हूं, मैं कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा। चलो अब मुझे बैलेंस शीट का टोटल करना है एंड इट शुड टैली, तो चलो ये फिगर मैं सारी कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी कॉपी, या कॉपी नहीं करते, चलो इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, वही सेम फिगर आ जाएगी। अब करते हैं टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो टोटल एसेट जो मेरा आ रहा है इट इज 89747.5। अब हम लायबिलिटी साइड देखते हैं, ये आना चाहिए टोटल, तभी हमारा आंसर सही होगा। लोन नोट हमारे इज इक्वल टू यही हो जाएंगे, टैक्स पेबल इतना हो गया, इनकम टैक्स लायबिलिटी इतना हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट इतना हो गया, और कुछ नहीं है, तो टोटल लायबिलिटीज में हमारा आ जाएगा, ध्यान से सुना, टोटल लायबिलिटीज मींस इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल, टोटल लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल, और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब, अच्छा टोटल ऑफ इक्विटी में करना भूल गया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट ऊपर का सबका टोटल, तो टोटल ऑफ इक्विटी लायबिलिटी में मेरा आएगा टोटल ऑफ इक्विटी प्लस टोटल ऑफ लायबिलिटी। अगर एंटर दबाते ही मेरा आंसर ऊपर से मैच कर रहा है, दैट मींस मेरा आंसर सही है, एंड यस माय आंसर इज राइट, 87947.5 87947.5, देखो बिल्कुल मेरा आंसर जो है वो मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने सारी फॉर्मेटिंग सही करी, फॉर्मेटिंग इन द सेंस सारी कैलकुलेशन मैंने सही करी है, मैंने सिर्फ अपना दिमाग क्या लगाया था, मैंने हर एडजस्टमेंट के जहां जहां इफेक्ट आए वहां करे, यही सेम चीज मैं कंसोलिडेशन में करता हूं, यही सेम चीज मैंने यहां करी, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं टोटल एसेट्स, और यहां पे आ गया मेरा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। थोड़ा सा मुझे यहां पे फॉर्मेटिंग में लिखना पड़ेगा, अमाउंट इन थाउजेंड्स, ठीक है, और यहां पे मैं इंसर्ट करके एक स्पेस छोड़ देता हूं थोड़ा सा, ताकि एक थोड़ी सी वर्किंग ये चीज बढ़िया लगे कि ये मेरा प्रॉपर अमाउंट है, कि प्रॉपर अमाउंट मेरा ये आ रही है, थोड़ा सा मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा अमाउंट है सारा, ये देखो यहां पे भी लिख देता हूं अमाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है कंट्रोल सी, एसेट में भी यहां पे कंट्रोल वी, और ये आ गया वर्किंग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा मिडल, कि ये हो गई मेरी वर्किंग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और ये सारा कर देता हूं राइट अलाइन, ये हो गया मेरा फाइनल अमाउंट। तो ये थोड़ा सा गाइज इस तरह से फॉर्मेटिंग करके मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो कर दिया सॉल्व। इस तरह से तुम्हें गाइज अपना क्वेश्चन करना है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इस पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, यहाँ जाके कंट्रोल वी, तो इससे कोई भी फॉर्मूला नहीं हिलेगा, डोंट वरी, कोई भी फॉर्मूला ऐसे नहीं हिलने वाला।
जैसा है वैसा रहेगा, फॉर्मूला कुछ नहीं हिलने वाला, जो तुमने करा सब कुछ वैसा रहेगा, क्योंकि कंट्रोल एक्स जब करते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं ऐसे करूँगा, इसको मैंने करा कंट्रोल एक्स और यहाँ जाके कर दिया कंट्रोल वी पेस्ट, देखो अभी भी मेरा आंसर टैली कर रहा है और ये सारी फिगर्स मैंने इज इक्वल टू करके उठाई हुई हैं, सारी ठीक आ रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइज वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से क्वेश्चन समझो, करो, और ऐसा एक और क्वेश्चन तुम्हारे को मैंने बताया था कि कापलान वाला भी मैं दूंगा, वो भी अच्छे से देखना। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट, ये ही 2 क्वेश्चन एक बार खुद भी गाइस तुम ट्राई करो, सेम दोनों क्वेश्चन तुम खुद भी ट्राई करो, ताकि तुम्हारा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ऐसे क्वेश्चन में। खुद भी सेम क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद तुम सेक्शन सी के 2-3 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम तुम्हारी कहां पे आएगी? प्रॉब्लम तुम्हारी इधर से नहीं आएगी, प्रॉब्लम तुम्हारी मोस्टली एडजस्टमेंट से आने वाली है। तो एडजस्टमेंट ध्यान से देख के करना, बाकी मैं तो हूं ही। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।